तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भूगोल का चैप्टर नंबर 1, संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एवं डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। संसाधन। संसाधन बच्चों पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाती हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या इसकी डिफिनेशन दी है संसाधन की, रिसोर्स की। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव यानी कि जिनमें जीवन व्याप्त होता है, और अजैव यानी कि इनमें जीवन नहीं पाया जाता है, ये निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, और ये जैव सजीव वस्तुओं से बनते हैं। फिर समाप्यता के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य यानी कि जिनका उपयोग हम पुनः बार बार कर सकें, और अनवीकरणीय योग्य जिनका उपयोग हम एक बार ही कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन है जिनका स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है, और सामुदायिक संसाधन में समुदायों के पास स्वामित्व होता है। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव संसाधन वे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि। बात करेंगे हम अजैव संसाधन की। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। सामीप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि। यह संसाधन नवीकरणीय संसाधन, इनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उदाहरण किसान की जमीन आदि, किसान की जमीन, घर आदि। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा के 200 मील दूरी से
पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास। अब बात करेंगे संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गईं। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब। संसाधनों की अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्ष, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। मानव जीवन की गुणवत्ता और शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। सतत पोषणी विकास। अब क्या पढ़ेंगे हम। सतत पोषणी विकास। संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी रहें, सतत पोषणी विकास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था। 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। तो पूछेंगे एजेंडा 21 कब पारित हुआ था। 1992 में। किस शहर में। ब्राजील देश था, शहर नहीं था, ब्राजील के देश था, और उसके रियो डी जेनेरो शहर में। अब इसके उद्देश्य क्या आते हैं, उद्देश्य पढ़ लेते हैं। जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। संसाधन नियोजन। अब क्या पढ़ेंगे हम। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, यानी कि संसाधनों का बचाव। भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक महत्वपूर्ण बात एक ही है, लक्ष्य रहा है। संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। सीमित मतलब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। भारत में भूमि संसाधन।
भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। भू उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग। तो पढ़ते हैं भूमि उपयोग। भौगोलिक प्रक्रिया जिससे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। जिसके होगा यहाँ पे, जिस नहीं, भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भू उपयोग को सुनिश्चित करने वाले तत्व हैं वन। पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। पड़ती भूमि। पड़ती भूमि क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। पड़ती, वर्तमान पड़ती जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती न की गई, यानी कि जहाँ कृषि एक वर्ष उससे कम समय खेती न की गई हो। अन्य पड़ती जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो। ये पेपर में पूछे जाते हैं। अन्य पड़ती क्या होता है। तो अन्य पड़ती वे होता है जहाँ 1 से 5 वर्ष खेती ना की गई, यानी 1 से 5 साल तक खेती ना की गई हो। अब बात करेंगे हम अन्य कृषि योग्य भूमि। स्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली है। अब बात करेंगे मृदा संसाधन की। मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। यानी कि मृदा मतलब मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक ऐसी मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव। तापन कहाँ से हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ। इस प्रक्रिया में कई भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। यानी कि जो यह प्रक्रिया है इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। मृदा के प्रकार, यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। तो आइए मृदा के प्रकार देखते हैं। पहली होती है लाल एवं पीली मिट्टी,
जलोढ़ मृदा, काली मृदा। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त होती है, यानी काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए लाभदायक होती है। वन मृदा, मूसली मृदा, लेटेराइट मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 45% क्षेत्र पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बंजर एवं नई जलोढ़ खादर। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं काली मृदा। काली मृदा की बात करते हैं हम लोग। काली मृदा बच्चों, इसका रंग काला होता है। टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है। बेसाल चट्टानें टूटने फूटने के कारण निर्माण, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता, कपास की खेती के सर्वाधिक। और यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी होती है, ये पाई जाती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी हो जाता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है जो लाल एवं पीली है, ये अम्लीय प्रकृति की, यानी कि इसमें अम्ल पाया जाता है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान। लेटेराइट मृदा क्या है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है ये मृदा। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम चाय व काजू के लिए उपयुक्त। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। मरुस्थलीय मृदा रंग लाल व भूरा। रंग कैसा होता है मरुस्थलीय मृदा का? लाल होता है और भूरा होता है। रेतीली व लवणीय मिट्टी, शुष्क जलवायु तथा तापन के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन, यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है ये पढ़ते हैं हम लोग। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन के कारण। तो आइए देखते हैं मृदा अपरदन के कारण। वनोन्मूलन, अतिपशुचरण, निर्माण व खनन प्रक्रिया, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनदी और जल, कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना।
आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मृदा अपरदन के समाधान। मृदा अपरदन के समाधान क्या करेंगे जिससे हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं? तो आइए देखते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से। ढाल वाली भूमि पर क्या बोला? ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगातार एक मेखला बनाना वनोरोपण। अति पशु चरण को नियंत्रित करके। अब बात करेंगे हम अवनलिकाएं। बहता हुआ जल मुक्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। उत्खात भूमि। अब हम बात करेंगे उत्खात भूमि क्या होती है। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि वह भूमि होती जो जोतने योग्य नहीं रहती है। अब बात करेंगे खड्ड भूमि। चंबल बेसिन में से खड्ड भूमि कहते हैं। जो ऊपर पढ़े हैं उत्खात भूमि से चंबल बेसिन में से खड्ड भूमि कहते हैं, जहाँ हल चलाने जैसी भूमि नहीं रहती। पवन अपर्दन। पवन द्वारा मैदान और ढालों के पवन मतलब हवा द्वारा भूमि का अपर्दन। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। बोला है पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से, यानी कि हवा द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन यानी कि वायु अपर्दन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपको ये माइंड मैप बना के लेके आया था, मैंने डीप में पढ़ाया है। अगर मैं इसके ज़्यादा अंदर घुसा तो बहुत समय लगता है, इसलिए मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट था वही मैं लेके आया था। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को हमारी, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।